आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारी चीजों को दोस्तों हम लोग विस्तार पूर्वक एक एक करके क्या करेंगे सर, हम लोग डिस्कस करेंगे, और बहुत मजेदार है भाई। अगर आप लोगों ने दोस्तों थ्योरी पढ़े होंगे तो फाइनली दोस्तों सारा क्वेश्चन को आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। क्या भाई? चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मेरे भाई मैंने पहला क्वेश्चन कहा था, बिहार की संपूर्ण क्रांति, याद कीजिए, बिहार की संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बताएंगे सर जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण सभी छात्रों से कहता है, देखो भाई अगर हम इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे तो इसके पीछे मेरा दो शर्त है, अगर आप दो शर्त को मानेंगे तो ही मैं इस आंदोलन का नेतृत्व बनूंगा, लीडरशिप बनूंगा, नहीं तो नहीं बनूंगा। सभी छात्रों ने कहा क्या कहना चाहते हो सर, बताइए साफ साफ। कहा देखो ये आंदोलन जो हम लोग करने जा रहे हैं ये आंदोलन शांतिपूर्ण होनी चाहिए, एकदम शांतिपूर्ण होनी चाहिए, कोई भी हम लोगों का यहाँ पे शोर शराबा नहीं होगा। दूसरा शर्त क्या है सर? तो उन्होंने दूसरा शर्त बताया कि ये आंदोलन सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में होनी चाहिए। तो सभी छात्रों ने कहा सर इस बात को मैं हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, और आइए आप और हमारे इस आंदोलन का नेतृत्व को निभाएं। ठीक है, तो सन 1974 में बढ़ती हुई खाद्यान्न के अभाव और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के छात्रों ने आंदोलन चलाया। मैंने आप लोगों को थ्योरी लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका मेरे भाई कि 1974 में हमारे देश के अंदर में बहुत उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि दोस्तों खाद्य पदार्थ का दाम ऑलरेडी बढ़ चुका था। उसके बाद दोस्तों भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, और इसके बाद दोस्तों लोग जो है ना बेरोजगारी से जूझ रहे थे। खास तौर पर जो ग्रामीण इलाके में रहने वाले थे वो बेरोजगारी से जूझ रहे थे। तो सभी लोगों ने ये डिसाइड किया कि आखिर ये सरकार निकम्मा सरकार क्यों है हमारे सत्ता पे, इसके विरोध में दोस्तों आंदोलन किया जाए। तो छात्रों ने दोस्तों बिहार से आंदोलन करना शुरू किए जयप्रकाश के नारायण के नेतृत्व में। आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ये जो आंदोलन है भाई ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ये जो अभी आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं ये आंदोलन किसके द्वारा किया गया भाई? तो बोलेंगे सर जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये आंदोलन किया गया। इस प्रकार उपयुक्त वर्णों से बिहार की संपूर्ण क्रांति उल्लेख हो जाता है, और इस प्रकार दोस्तों संपूर्ण क्रांति से बिहार की संपूर्ण क्रांति का उल्लेख हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का आएगा भाई। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे लाडला कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या है क्वेश्चन। याद रखिएगा बिहार में जिस समय क्रांति हो रही थी उससे पहले गुजरात में भी हमारा छात्र आंदोलन हुआ था, और उस छात्र आंदोलन का यही दोस्तों मतलब इंक्वायरी थी कि हमारे देश में दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ रही है, हमारे देश में खाद्यान्न का दाम बढ़ रहा है, प्रतिदिन दोस्तों क्या हो रहा है भाई हमारे खाद्य पदार्थ की दाम बढ़ रही है, हमारे देश के अंदर में विभिन्न प्रकार का क्या हो रहा है भाई बेरोजगारियां देखने को मिल रहा है। तब जा करके दोस्तों हमारे देश में क्या लगाया गया था भाई? तो बोलेंगे सर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया गया था, बिल्कुल वो गैर संवैधानिक तौर तरीके पे था। ठीक है, चलिए सर अब ये क्वेश्चन आपको ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन नंबर आपको 3 देखना है। राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं? जैसे मेरे भाई आपको बताए थे, मैं याद कीजिए अनुच्छेद नंबर 352 मैंने क्या बताया था? राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद नंबर 356 क्या बताया था? राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद नंबर 360 क्या बताया था? वित्तीय आपातकाल। तो हमारे देश के संविधान में दोस्तों 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है, और ये 3 प्रकार के आपातकाल जो है भाई ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया, और इसी के बारे में दोस्तों हम लोगों को डिस्कस करना है। गौर से सुनिएगा आखिर क्या कहना चाहता है। जब देश का शासन प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति के हाथों में जाए और देश में राष्ट्रपति के द्वारा शासन हो, ऐसी प्रक्रिया को राष्ट्रपति शासन कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, सीधा सीधा आपको अगर मैं बताना चाहूंगा थ्योरी के माध्यम से कि आखिर हमारा राष्ट्रपति शासन किसे कहते हैं। जब देश के अंदर में आंतरिक गड़बड़ी होती है और प्रधानमंत्री के सलाह पर जब राष्ट्रपति देश के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, और राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद जो हमारे राज्य के अंदर में जो हमारा मुख्यमंत्री और राज्यपाल की शक्तियां होती है, इनकी शक्तियां को स्थगित करके जब केंद्र सरकार यानी हमारे राष्ट्रपति के हाथों पे आ जाती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो बोलेंगे सर हम लोग इसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। राष्ट्रपति शासन मतलब राष्ट्र का पूरे देश का मालिक कौन कहलाएगा? तो बताएंगे सर राष्ट्रपति। याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आर्टिकल नंबर 3
56 में वर्णन किया गया है हमारे देश के संविधान में, अनुच्छेद नंबर 356 में। संपूर्ण क्रांति का उल्लेख कीजिए। तो सन 1974 में जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन चलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य था देश के सभी छात्रों में मूल्य परिवर्तन होना चाहिए। मतलब दोस्तों संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाया गया था, और जयप्रकाश नारायण का ये क्रांति का मूल मकसद ये था कि हमारे देश के अंदर में जो हमारा छात्र है, छात्र सभी जगह पे दोस्तों क्या होना चाहिए, परिवर्तन होनी चाहिए। मतलब छात्र जो आज उग्र होकर के आंदोलन कर रही है, ये आंदोलन को हमें और आपको स्थगित करना है। आखिर किस मकसद से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं? अच्छा, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कम करना है। अच्छा, बेरोजगारी बढ़ रही है, कम करना है। खाद्य पदार्थ का दाम बढ़ रहा है, कम करना है। तो इन सारी चीजों को लेकर दोस्तों हमारे जयप्रकाश नारायण ने हमारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ठीक है, इसी आंदोलन को संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। सन 1974 में बढ़ती हुई खाद्यान्न के अभाव और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के छात्र ने आंदोलन चलाया था, और इस आंदोलन का जब नेतृत्व किया था हमारा जयप्रकाश नारायण, और उसी समय उन्होंने एक नारा दिया था दोस्तों, क्या? संपूर्ण क्रांति का नारा। एग्जाम हॉल में कई बार क्वेश्चन आता है कि आखिरकार हमारा संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो आपको खुशी खुशी बताना होगा सर, जयप्रकाश नारायण ने। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। और याद रखिएगा जो वित्तीय आपातकाल है वो एक बार भी अभी तक लागू नहीं हुआ। ये आपातकाल अभी तक हमारे देश में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर कि 25 जून 1975, याद कीजिएगा 25 जून 1975 को आपातकाल लगाए जाने के कारण का उल्लेख कीजिए। आपसे पूछा गया है कि 25 जून 1975 को हमारे देश में आपातकाल लागू किया गया, आखिर इसके पीछे क्या कारण था? देश के अंदर में जब आंतरिक गड़बड़ी होती है, देश के अंदर में जब विदेशी आक्रमण होता है, उस दौरान हमारा आपातकाल लागू किया जाता है। लेकिन आखिर 25 जून 1975 को क्या हुआ ऐसा जिस कारण से हमारे देश में आपातकाल लागू किया गया? तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं। पहला, मेरे दोस्तों जगह जगह पे हमारा छात्र आंदोलन कर रहे थे, जैसे गुजरात, जैसे बिहार। गुजरात और बिहार में 1974 में दोस्तों भयंकर तरीके से छात्रों ने अपने सरकार के खिलाफ में दोस्तों आंदोलन चलाया, जिसे सरकार को पसंद नहीं आया, और फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया कि हमें किसी भी हाल में देश के अंदर में आपातकाल लागू करना है। फिर दूसरा पॉइंट सर, गुजरात आंदोलन, जिसमें चुनी हुई सरकार को कार्य करने नहीं दिया जा रहा था। अब दोस्तों गुजरात में उस समय हमारे क्या था भाई? तो बोलेंगे सर गुजरात में हमारा कांग्रेस की सरकार थी। अब कांग्रेस की सरकार चुना गया है, गुजरात के अंदर में काम कौन करेंगे? तो जो जीता है, जो पार्टी जीतेगी उसी को काम करना होगा। तो गुजरात के अंदर में कांग्रेस पार्टी जीता। लेकिन दोस्तों कांग्रेस पार्टी जब भी कोई काम करने के लिए जा रहे थे ना, उस समय दोस्तों कोई ना कोई बाधा पहुंचाते थे, हमारा कांग्रेस पार्टी को काम करने से रोक रहा था। इससे इंदिरा गांधी को देखकर मेरे दोस्तों बर्दाश्त नहीं हुई, और उन्होंने फाइनली ठान ही लिया है कि मुझे किसी भी हाल में देश के अंदर में लागू कर देना है, क्या? आपातकाल। तीसरा कारण था कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा है। अब इंदिरा गांधी बोलने लगी कि अगर हमारे देश में जगह जगह पर आंदोलन होगा तो इससे हमारे देश के राष्ट्रीय एकता, हमारे देश के अंदर में जो एकता है, हमारे देश की जो अखंडता है, इस पर भयंकर तरीके से खतरा मंडराएगी। इसलिए इंदिरा गांधी ने डिसीजन लिया कि किसी भी हाल में हमें अपने देश के अंदर में आपातकाल लागू करना होगा। तीसरा कारण था। चौथा कारण था सर आंतरिक गड़बड़ी, जिससे प्रशासन ठप हो गया था। अब दोस्तों आंतरिक गड़बड़ी, जबकि उस समय हमारे देश के अंदर में कोई आंतरिक गड़बड़ नहीं हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, इंदिरा गांधी अपने मन मुताबिक अपना आंदोलन चलाया था, अपना आंदोलन नहीं, अपना आपातकाल को लागू किया था, जबकि उस समय कोई भी आंतरिक गड़बड़ी नहीं हुआ था। लेकिन इंदिरा गांधी ने दोस्तों कहा कि हमारे देश के अंदर में आंतरिक गड़बड़ी हुई, जिस गड़बड़ी के कारण हमारे देश में आपातकाल लागू करना आवश्यक है। इसलिए इंदिरा गांधी ने ठान लिया है कि हमें किसी भी हाल में देश के अंदर में आपातकाल लागू करना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्माण के संदर्भ में श्रीमती इंदिरा गांधी से इस्तीफा की मांग की, पर इलाहाबाद में दोस्तों जैसे हमारा श्रीमती इंदिरा गांधी का इस्तीफा की मांग की, बट दोस्तों हमारे इंदिरा गांधी ने इस्तीफा नहीं दिया। याद रखिए दोस्तों, उस समय का सबसे बड़ा हमारा अगर कोई हाईकोर्ट था दोस्तों, तो हमारा क्या था? इलाहाबाद हाईकोर्ट। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में के अंतर्गत में श्रीमती इंदिरा गांधी से इस्तीफा की मांग की, और इस कारण से इंदिरा गांधी कहता है मेरी सरकार और मेरे से मांगता है, मेरी सरकार और मेरे से ही इस्तीफा मांगता है, लो बेटा मैं लगा देता हूं आपातकाल। और फाइनली इंदिरा गांधी ने दोस्तों, याद रखेगा, हमारे राष्ट्रपति को परमिशन दिया
कि देश के अंदर में 25 जून 1975 को किसी भी हाल में हमारे देश में आपातकाल लागू हो जाना चाहिए। तो फाइनली मेरे दोस्तों हमारे देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लागू हो गया और 26 जून रात 2 बजे तक जितने सारे दिल्ली के अंदर में प्रेस की दफ्तरें थी, सारे दफ्तर को ये नोटिस दिया गया कि जितने सारे दफ्तर है, सभी दफ्तर जहां पे पेपर का छपाई होती है, वहां के करंट को काट दिया जाए ताकि कोई भी प्रेस वाला हमारे देश का खबर को अन्य राज्यों तक ना पहुंचा पाए, क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय गलत काम कर रही थी। ठीक है, चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन बात करते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा किस प्रकार की। अगर हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन किस प्रकार का घोषणा किया ये हमें और आपको आइडिया होना चाहिए। सुनिएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, माफ कीजिएगा मैंने जाकिर हुसैन कह दिया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को मौखिक सलाह दी। मौखिक सलाह मतलब एक्चुअली जब भी आपातकाल लागू होता है तो लिखित, मेरे दोस्तों लिखित रूप में एक हमारा लेटर जारी किया जाता है कि मैं इस कारण से, जैसे अभी मोदी चाहेंगे ना कि हम अपने देश के अंदर में आपातकाल लागू करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों द्रौपदी मुर्मू कहेंगे ठीक है, आप देश के अंदर में अगर आपातकाल लागू करना चाहते हैं तो आपातकाल की जो शर्तें हैं आप उस शर्त को बताइए, कहाँ कहाँ क्या मुसीबतें आई है जिस कारण से आप आपातकाल लागू करना चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों आप मोदी को, चाहे मोदी क्या करेंगे, लिखित में प्रमाण देंगे कि इस कारण से मैं क्या करना चाहता हूँ, आपातकाल लागू करना चाहता हूँ। बट मेरे दोस्तों मोदी जो है मौखिक रूप से नहीं कह सकता है, राष्ट्रपति साहब यानी हमारा द्रौपदी मुर्मू साहब यहाँ पे इस तरह से छात्रों ने आंदोलन किया, जंतर मंतर में आंदोलन किया, हमारे देश के अंदर में आपातकाल लागू होने चाहिए, तो मौखिक नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति थे हमारे देश में जो लिखित नहीं बल्कि मौखिक रूप में दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री की बातों को सुन लिया। याद रखिएगा, तो फखरुद्दीन अली अहमद को मौखिक सलाह दी जिसके मानकर उन्होंने संविधान का अनुच्छेद नंबर 352 के तहत देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी। अब दोस्तों अभी मैं आप लोगों को कल बताया था, याद कीजिए कि हमारे देश के अंदर में जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की उंगली के इशारे पर नाचते हैं, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव प्रधानमंत्री करते हैं, और अगर राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री के बात को ना सुने तो मेरे भाई प्रधानमंत्री जब चाहे उसको हटा सकता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो है मेरे भाई वो उनको कह देंगे कान पे कि देखो भाई मेरे बात को नहीं मान रहे, अगला चुनाव आएगा ना, सच कहता हूं तुमको नहीं रखूंगा। वो डर से दोस्तों क्या करते, प्रधानमंत्री की बातों को सिग्नेचर कर देते, पास कर देते। इसलिए हमारे देश में नाम मात्र का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का कोई काम काज नहीं है। ठीक है, तो आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस फैसले के लिए मंत्रिमंडल की भी कोई औपचारिक बैठक नहीं की। देखिए आपातकाल लागू करने से पहले आपको मंत्रिमंडल जिसकी सत्ता है, जैसे बीजेपी की सत्ता है तो बीजेपी का जितने सारे लीडरशिप है, सारे लीडरशिप में दोस्तों एक बैठक होती है और सारे लीडरशिप के अंदर में ये बातचीत चलता है कि हमारे देश के अंदर में ये गड़बड़ी हो रही है जिस कारण से हम आपातकाल लागू करना चाहते हैं। मोदी इस तरह से कहेंगे सारे मंत्रियों को, तो सारे मंत्री कहेंगे हाँ मोदी जी आप सही कह रहे हैं, कुछ मंत्री कहेंगे नहीं मोदी जी आपने गलत कह रहे हैं, तो आपातकाल लागू नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर सभी मंत्री ने कहा हाँ मोदी जी आपने सही कहा, देश के अंदर में आपातकाल लागू होना चाहिए, तो दोस्तों उस समय आपातकाल लागू हो जाएगी। लेकिन इंदिरा गांधी के समय कोई भी मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हुई थी। मंत्रिमंडल को भी इसकी सूचना 26 जून की सुबह को दी गई। 25 जून का आपातकाल लागू होता है और जितने सारे कांग्रेस के अंदर में नेता थे मेरे भाई उनको पता चलता है कब, 26 जून को पता चलता है, एक दिन के बाद। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश को यह बताने का प्रयास किया कि आपातकाल की स्थिति की घोषणा के लिए विरोधी दल जिम्मेदार है, और श्रीमती इंदिरा गांधी बताती है कि देखो अगर हमारे देश में जो आपातकाल मैंने लागू किया, हमारे देश के अंदर में जो मैंने आपातकाल जारी किया, मैंने आपातकाल को दोस्तों स्थापित किया, आपातकाल को इमरजेंसी टाइम को जो लागू किया, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा विरोधी दल यानी हमारे विपक्ष पार्टी जिम्मेदार। हम अपने मन से नहीं लगाए, हमारे विपक्ष पार्टी ने हमें मजबूर किया, जिस कारण से हम अपने देश में आपातकाल लागू किया। तो पूछा गया कि क्या मजबूर किया, तो कहते हैं कि हमारे देश में जब भी हम कहीं भी काम करने जा रहे हैं बाधा पहुंचा रहे हैं, हमारे कामों को रोक रहे हैं, हमारे काम को करने से हमें पूरी तरह से
टाल मटोल कर रहे हैं और साथ ही साथ जगह जगह पे आंदोलन चल रही, ये विपक्ष पार्टी की देन है। ऐसे में हमारे देश की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न होगी, जिस कारण से हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि फाइनली हमारे देश के अंदर में एक आपातकाल लागू होनी चाहिए। और इस प्रकार श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया। आई होप मेरे भाई कि आपको आपातकाल के बारे में बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिरकार हमारे देश के अंदर में आपातकाल क्यों लागू किया गया था। ठीक है, चलिए, श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्यों घोषणा किए थे। अब आपातकाल की घोषणा की तुरंत परिणाम क्या हुआ हमारे देश में दोस्तों। आपातकाल को तो घोषणा हो गई, हमारे देश के अंदर में आपातकाल की तो घोषणा हो गई। मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग एग्जाम देंगे, उनका रिजल्ट आएगा। तो दुनिया में कोई भी काम होती है ना भाई, उसका रिजल्ट आता है। अब हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमारे देश में आपातकाल लागू कर दिया, तो आपातकाल का कोई ना कोई तो दोस्तों परिणाम होंगे ना। तो आपातकाल की स्थिति को देखते हुए तुरंत तुरंत क्या परिणाम हुआ सुनेगा। पहला, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्थगित हो जाता है। भाई देखो मेरे भाई, हमारे जो मौलिक अधिकार है, हमारे पास जो 6 मौलिक अधिकार है, जो हमारा अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक जो हमारा मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार को दोस्तों रोक दिया जाता है। याद रखिएगा, आपातकाल के दौरान सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद नंबर 20 और 21 को दोस्तों नहीं रोकते हैं। देश का संघात्मक स्वरूप समाप्त हो जाती है। देश में जो हम लोग एकता बना के, एकजुट बना के कहीं घूमते हैं, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तीसरा, देश का प्रशासनिक स्वरूप एकात्मक हो जाता है। एकात्मक मतलब दोस्तों, जो हमारा देश में दोस्तों विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, और वो उस राज्य का, जैसे हमारे झारखंड में हमारा मुख्यमंत्री कौन है भाई, हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन ही दोस्तों मुख्यमंत्री के तौर पे अपने पद पे दोस्तों हमारा राज्य को संभालेंगे। लेकिन जैसे ही दोस्तों हमारे देश में आपातकाल लागू होती है, तो सारे कंट्रोल राष्ट्रपति के हाथों पे आ जाते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट था सर, सभी प्रकार के आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और जितने सारे आंदोलन हो रही थी मार्केट में, जितने सारे आंदोलन हो रही थी, छात्र आंदोलन, गुजरात का छात्र आंदोलन, बिहार का छात्र आंदोलन, और इसके बाद दोस्तों हमारे इससे पहले किसान आंदोलन, तो सारे आंदोलन दोस्तों क्या हो गया, आपातकाल के दौरान बंद करना पड़ता है। पांचवा पॉइंट था कि निवारक नजरबंदी कानून का लागू होना। यानी निवारक नजरबंदी मैंने आपको बताया था, अगर मेरे दोस्तों सरकार को अगर किसी भी प्रकार से शक होता था कि ये हमारे कामों में बाधा डाल रहे हैं, ये हमारे कामों में रुकावट कर रहे हैं, तो दोस्तों वो गुनाहगार हो या ना हो, बस सरकार को शक होनी चाहिए, वो उस व्यक्ति को उठा करके डायरेक्टली जेल में डाल देते। उस व्यक्ति को उठाया और जेल में डाल दिया। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ऐसे हालात थे हमारा आपातकाल के दौरान। इसके बाद हमारा छठा पॉइंट था, सभी विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार था। सभी विषय पे, जो भी विषय था, सारे विषय पे दोस्तों कानून बनाने का जो अधिकार है, वो अधिकार किसके पास है भाई, तो बोलेंगे सर हमारे पास पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट जिससे चाहेंगे दोस्तों उनको, मतलब जो चाहेंगे वो कानून बना सकते हैं। बस मेरे दोस्तों विपक्ष पार्टी का भी क्या होना चाहिए भाई, समक्ष होना चाहिए। चलिए अगला, राष्ट्रपति के हाथों में पूरे देश का शासन आ जाता है। अब मेरे भाई जैसे आपातकाल लागू होती है, मैंने आपको थ्योरी में ही समझाया था, याद कीजिए क्लास में कितना सुंदर तरीके से मेरे भाई मैंने थ्योरी में समझाया था कि हमारे देश में जैसे ही आपातकाल लागू होती है, आपातकाल लागू होने के जस्ट बाद जितने सारे मेरे दोस्तों शक्तियां हैं, सारे शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में आ जाते हैं। भाई सारे शक्तियां क्या होते हैं भाई, तो बोलेंगे सर राष्ट्रपति के हाथ में फाइनली पूरी तरह से आ जाता है। तो आई होप मेरे भाई कि ये बात आप लोगों को फाइनली बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिर हमारा आपातकाल की स्थिति के तुरंत परिणाम क्या हुआ हमारे देश के अंदर में। ये सारी चीजें आप लोगों को एक एक करके समझ में आ गया होगा। एक बार दबा करके सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों जनता पार्टी। अब आते हैं हमारा क्या भाई, जनता पार्टी। आप सभी को पता है कि 25 जून, गौर से सुनेगा मेरे भाई, गौर से सुनेगा, 25 जून 1975 को हमारे देश में आपातकाल लागू होती है, जो 18 माह तक चलता है। भाई कितना महीना तक, 18 माह तक चलता है, और ये आपातकाल पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। और फाइनली दोस्तों 1977 में क्या बोलते हैं भाई, 1977 में हमारे जनता पार्टी की क्या बनती है भाई, हमारे जनता पार्टी की सरकार बनती है। क्योंकि उस समय कांग्रेस में दोस्तों पूरी तरह से मतलब कांग्रेस को कोई भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि दोस्तों उन्होंने मतलब क्या मैं बताऊं, मतलब कोई जरूरी नहीं था देश में कि हम आपातकाल लागू करें। आपातकाल लागू करने का कारण होती है, क्राइटेरिया होता है। अब अपने मन से देश के अंदर में आपातकाल लागू कर देंगे मेरे दोस्तों, साथ ही साथ जितने सारे रेलवे कर्मचारी थे, सारे रेलवे कर्मचारी का वेतन को दोस्तों क्या कर देता, स्थगित कर देते। जितने सारे मजदूर थे सब दोस्तों खफा थे हमारा इंदिरा गांधी सर। फाइनली 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इतना हार मिली, इतना भयंकर हार मिला कि क्या ही मैं बताऊं। ठीक है, इस प्रकार मेरे भाई गौर से सुनिएगा
कि अब आपातकाल 18 महीना तक चला। इसके बाद 1977 के जनवरी में सरकार ने चुनाव कराने का निर्णय लिया और सभी नेता और राजनीतिक कार्यकर्ता रिहा कर दिया गया। और दोस्तों आपातकाल के दौरान जितने सारे नेताओं को जेल में डाला गया था, तो जैसे दोस्तों हमारा 1977 का आम चुनाव आते हैं तो सभी नेताओं को रिहा कर देते हैं और एक सरकार दोस्तों बनती है, हमारा एक गुट बनता है, एक पार्टी बनाती है दोस्तों, सारे पार्टी मिल करके एक हमारा जनता पार्टी। जिस जनता पार्टी का नेतृत्व मेरे दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन था। तो जनता पार्टी का दोस्तों नेतृत्व मेरे भाई, जनता पार्टी का एक संगठन हुई। और जिस समय दोस्तों हमारा चुनाव होने वाला था उस समय हमें प्रचार प्रसार करना है, लेकिन हमारे पास प्रचार प्रसार करने का समय नहीं था। क्यों सर? क्योंकि हम लोग जैसे ही जेल से निकले, जनता पार्टी का कहना था कि जैसे हम लोग जेल से निकले, जेल से निकलने के तुरंत बाद हमारे पास इतना भी टाइम नहीं था कि हम प्रचार प्रसार कर सके। और फाइनली हम लोग क्या हो जाते भाई, याद रखिएगा, चुनाव को फिर भी जीत जाते, क्योंकि जनता जो है कांग्रेस से खफा हो चुकी थी, कांग्रेस से नाराजगी जता रहे थे। ठीक है, बड़ी बड़ी विपक्षी पार्टी एकजुट हुए और जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1977 में एक नया पार्टी बना जिसका नाम था जनता पार्टी। कांग्रेस में जो आपातकाल के विरोध में थे वो भी जनता पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग थे कि इंदिरा गांधी देश के अंदर में आपातकाल लागू कर रही थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे नेता थे जिनको दोस्तों आपातकाल पसंद नहीं था और वो भी हमारे जनता पार्टी में शामिल हो गए। और दोस्तों इस जनता पार्टी 1977 के चुनाव में इतना भयंकर तरीके से दोस्तों कांग्रेस पार्टी हारती है, वो बताते हैं कि जिंदगी में ऐसा कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। लेकिन मेरे दोस्तों जनता पार्टी अकेले 295 सीट को प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ दोस्तों अपने सहयोगी दल को मिला के ये तो मेरे भाई टोटल ये 330 सीट को प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वो अपने सत्ता में दोस्तों क्या करते भाई, अपना सत्ता बनाते हैं। तो ये था दोस्तों आपका जनता पार्टी। अब आते हैं दोस्तों जनता पार्टी, अब आते हैं मेरे भाई क्या कि जनता पार्टी जो है हमारा, जनता पार्टी की सरकार 1977 में आखिरकार किस प्रकार बनी, जनता पार्टी की जो सरकार है आखिरकार हमारे देश में किस प्रकार बनी। तो चुनाव का नतीजा ने तो और भी चौंका दिया। मैंने अभी आपको क्या बताया कि ऐसा हारा हमारा कांग्रेस पार्टी कि मेरे दोस्तों वो बताते हैं कि जीवन में कभी भी ऐसा हार का मुंह हम लोगों को देखना नहीं पड़ा था और आज हम लोगों को ऐसा हार भी कि ये इतिहास रह जाएगा। और फाइनली हम लोग एक इतिहास के तौर तरीके पे ही हम और आप डिस्कस कर रहे हैं ना रसगुल्ला। चलिए, तो चुनाव का नतीजा ने तो और भी चौंका दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई। कांग्रेस को लगभग 154 सीटें मिली और उसे 35% से भी कम वोट मिला। 35% से भी दोस्तों कांग्रेस को कम वोट मिला। मात्र जो है 542 सीट में 154 सीट को उन्होंने जीता। जनता पार्टी को अकेला 295 सीटें पर जीत मिली और इसके साथी दलों को मिलाकर 542 में से दोस्तों हमारा 330 सीट मिली और इस प्रकार जनता पार्टी की सरकार बनी। याद रखिए दोस्तों 542, गौर से देखिएगा सरकार किसका बनता है, गौर से देखिएगा। याद रखिए दोस्तों जो भी पार्टी 272 सीटें लाती है भाई, याद रखिएगा 542 सीट में से अगर कोई भी पार्टी अगर 272 सीट लाते हैं, गौर से सुनेगा, आधा से एक ज्यादा होना चाहिए, आधा से एक ज्यादा होना चाहिए। तो याद रखिए दोस्तों 542 में से 272 सीट जो भी पार्टी लाती है वो अपना सरकार बना लेती है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ तो 330 सीटें थी, इसलिए जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना दिया। कांग्रेस को बिहार से, याद रखिए कांग्रेस को बिहार से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में एक भी सीटें नहीं मिली थी और राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक एक सीटें मिली थी। इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गया था और उसका पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव पूरी तरह से हार चुके थे। ये था दोस्तों जनता पार्टी 1977 में किस प्रकार सरकार बनाई। आई होप मेरे भाई कि आपको स्टोरी बेटर तरीके से सब कुछ समझ में आ गया। भाई क्या बोलेंगे सर, ये स्टोरी बेटर तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं दोस्तों कि थ्योरी लेक्चर देखिए। क्यों कहता हूं भाई, क्योंकि थ्योरी लेक्चर से ही दोस्तों हमारा सारा क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। अगर थ्योरी लेक्चर अगर आप बेटर तरीके से समझ गए होंगे, यानी जो मैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करता हूं उस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को अगर आप बेहतरीन तरीके से समझ गए तो सच बताऊं मेरे दोस्तों आप सारा क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस बात की गारंटी मैं देता हूं आप लोगों को।
समझ रहे भाई। चलिए, जनता पार्टी की सरकार गिरने के क्या प्रमुख कारण थे भाई। जनता पार्टी मेरे दोस्तों 1977 में जनता पार्टी सरकार बनाती है और जनता पार्टी के अंदर में दोस्तों उथल पुथल मच गई। क्यों? क्योंकि अलग अलग पार्टी ने मिलकर के जनता पार्टी का निर्माण किया। अब जनता पार्टी के अंदर में दोस्तों जीत हुई तो जनता पार्टी के अंदर में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि अलग अलग पार्टी है। देखो भाई मैं समझाता हूँ, ए एक पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी है और तीनों मिलकर दोस्तों हमारा क्या बना दिए, सत्ता में अपना सरकार बनाई जनता पार्टी। अब इस पार्टी का एक नेता बोल रहा है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये पार्टी का एक नेता बोल रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, एससी पार्टी का एक नेता बोल रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो सब मेरे दोस्तों प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। सब मेरे भाई क्या बनना चाहते थे, प्रधानमंत्री बनना चाहते थे भाई। क्या बोलेंगे सर, सब प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। लेकिन मेरे दोस्तों जब इनको बनाया जा रहा था ये दोनों नाराज, इनको बनाया जा रहे थे ये दोनों नाराज, तो इसलिए मेरे भाई हमारे अंदर में, यानी हमारे अंदर मतलब जनता पार्टी के अंदर में उथल पुथल मच गई। सुनिएगा कैसे सरकार गिर गई। तो जनता पार्टी का टूटना वास्तव में जनता पार्टी केवल कुछ खास परिस्थिति का ही परिणाम था। जनता पार्टी के घटकों में तालमेल नहीं था। अब ये अगर प्रधानमंत्री बन रहे तो ये दोनों नाराज हो जा रहा है, ये प्रधानमंत्री बन रहे तो ये दोनों नाराज हो जा रहा है। मतलब आप बोल सकते हैं मेरे भाई, क्या बोलेंगे सर, मतलब हम लोग बोल सकते एक तरह का, क्या सर, क्या क्या अरे ये बोल सकते हैं मेरे भाई कि ये जो दोनों व्यक्ति है ना भाई, ये जो दोनों व्यक्ति है वो इसके प्रधानमंत्री बनने से खुश नहीं है। वही कह रहा है कि जनता पार्टी के घटकों में तालमेल नहीं था, जनता पार्टी के घटकों में थोड़ा सा भी क्या था भाई, तालमेल नहीं था। तीसरा पॉइंट, कुछ प्रमुख नेताओं की पद लोलपता हो गया, मतलब कुछ व्यक्ति का जो पद थे ना वो समाप्ति कर दिया। प्रमुख घटकों में व्यक्ति पूजा है ना भाई, और जनता पार्टी के घटकों में आपसी मतभेद की जारी रहना। याद रखिए दोस्तों आपसी मतभेद। अब हम लोग तीनों मिलकर के दोस्तों एक पार्टी बनाए तो हमारे तीनों के अंदर में एक तालमेल होनी चाहिए। क्या बोलेंगे सर, हम लोगों के तीनों के अंदर में एक तालमेल होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों हमारा जो जनता पार्टी थी उसके अंदर में जितने सारे लोग थे ना भाई, वो एक भी लोग दोस्तों एक दूसरे से खुश नहीं थे, जिस कारण से एक समय ऐसा आता है मेरे भाई कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से टूट जाती, सॉरी जनता पार्टी पूरी तरह से टूट जाती है। देश में आपातकालीन स्थिति घोषणा के कारण क्या था, तो मैंने आपको बताया दोस्तों, ये तो मैं आपको और बताऊंगा नहीं। आपातकाल लागू होने के क्या परिणाम हुई ये भी मेरे भाई मैंने आप लोगों को बताया था, फिर एक बार आप लोगों को और बताना चाहूंगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक बार और बताना चाहूंगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग जितना तारीफ करें कि हमारे देश में इंदिरा गांधी ने आपातकाल क्यों लगाए, आपातकाल की क्या परिणाम हुआ, आपातकाल लागू करने का क्या कारण थे, आपातकाल का क्या परिणाम हुआ, ये सारा क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम हॉल में डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए आप सभी को चाहिए मेरे भाई कि सारे क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। 18 महीना चलिए आपातकाल स्थिति के अनेक भयंकर परिणाम रहे, जिनमें प्रमुख निम्न है भाई। सरकार के इस फैसले के बाद इसके विरुद्ध जितने भी आंदोलन चल रहे थे, सरकार के इस फैसले से जितने सारे आंदोलन चल रहे थे वो सभी आंदोलन एक ही बार में रुक गया। हड़तालों पर रोक लगा दी, जैसे दोस्तों किसान आंदोलन, जैसे दोस्तों बिहार में छात्र आंदोलन, जैसे दोस्तों गुजरात में छात्र आंदोलन। आपातकाल जैसे ही लागू हुआ इसका सबसे बड़ा परिणाम कि हमारे जगह जगह पर जो आंदोलन हो रहे थे वो आंदोलन पूरी तरह से स्थगित हो गया, वो आंदोलन पूरी तरह से रुक गया। ठीक, अगला, अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया गया, और अनेक नेताओं को दोस्तों क्या कर दिया भाई, जेल में डाल दिया गया। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जिस हमारी सरकार में दोस्तों उस समय ये बात चल रही थी कि नजरबंदी, यानी नजरबंदी का मतलब होता है क्या कि किसी भी व्यक्ति पर थोड़ा सा भी मुझे शक हो रहा है कि ये व्यक्ति जो है, ये जो व्यक्ति है ये कल दिन जाकर के अपराधी कर सकता है, करेगा या नहीं कोई गारंटी नहीं, कर सकता है, तो उसको उठा के मैं जेल में डाल देता हूं, इसका मतलब नजरबंदी। तो अनेक नेताओं में जेल में डाल दिया गया, राजनीतिक माहौल में एकदम से सन्नाटा छा गया। अब नेता को ही दोस्तों उठा करके अगर आप जेल में डाल दें तो मेरे भाई सन्नाटा तो छा जाएगी, है ना, इससे नेता में तनाव उत्पन्न हो गया। तीसरा पॉइंट, प्रेस की आजादी पर रोक लगा दी। मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों सेंसरशिप, सेंसरशिप क्या है सर, तो मेरे भाई इंदिरा गांधी बताती है कि देखो मैं प्रेस पर पाबंदी लगाता हूं, अगर फिर भी कोई प्रेस वाला अगर कुछ छपना चाहते तो मेरे से इजाजत लेना होगा, जब तक मेरे से इजाजत नहीं लेंगे, मेरे से परमिशन नहीं लेंगे, तब तक आप पेपर नहीं छाप सकते। ऐसा दोस्तों हमारा इंदिरा गांधी का कहना था। बस दोस्तों हमारे देश में तो प्रेस की स्वतंत्रता है, हमारे देश के अंदर में अनुच्छेद नंबर 20 और 21 की स्वतंत्रता है, लेकिन दोस्तों 20 और 21 को भी दोस्तों हमारे इंदिरा गांधी ने उस समय आपातकाल के दौरान स्थगित कर दिया था।
ठीक है। तो प्रेस की आजादी पर रोक लगा दी थी। समाचार पत्रों के कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना पड़ता था। इसे सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है। सरकार को सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका भी। अब हमारे सरकार इंदिरा गांधी की सरकार मेरे दोस्तों उनको लगा कि हमारे देश में सांप्रदायिक आंतरिक गड़बड़ी की आशंका है। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति स्वयंसेवक दल यानी आरएसएस और जमातुल ए इस्लाम पर प्रतिबंध लगा दिया। और उन्होंने क्या किया भाई, जमातुल इस्लाम पर पूरी तरह से उन्होंने प्रतिबंध लगा दिए। पांचवा पॉइंट से धरना प्रदर्शन और हड़ताल की भी अनुमति नहीं थी। मतलब कहीं भी आप धरना नहीं कर सकते, कहीं भी आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं और कहीं भी जाकर के आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं सरकार के विरुद्ध में। क्योंकि दोस्तों हमारे देश में अभी आपातकाल लागू है। हमारे देश के अंदर में क्या भाई, तो बोलेंगे सर हमारे देश में अभी आपातकाल लागू है। जब हमारे देश के अंदर में आपातकाल लागू होगी तो आपातकाल लागू होने के तुरंत बाद हमारे देश में हड़ताल नहीं कर सकते हैं, धरना नहीं दे सकते हैं, प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे मौलिक अधिकारों को भी छीन लिया गया था। और हमारे अंदर में जो 6 मौलिक अधिकार है, इस 6 मौलिक अधिकारों को दोस्तों फाइनली इंदिरा गांधी ने छीन लिया। उनमें से एक था कि वह अब अदालत का दरवाजा खटखटा नहीं सकता है। और इस समय दोस्तों सबसे बड़ी अगर हमारे पास कोई मौलिक अधिकार को अगर स्थगित किया गया था तो वो था कि हम किसी भी अदालत में जाकर के दरवाजा को खटखटा नहीं सकते। यानी हमारा कोई मुसीबत आए तो हम जाकर के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हम अपने बातों को रख नहीं सकते। ये सबसे बड़ी चुनौतियां तो दोस्तों उस समय के नागरिकों का। छठा पॉइंट से लोगों को सिर्फ इस बात से गिरफ्तार किया जाता था कि कोई अपराधी कर सकता है। और थोड़ा सा भी हमारे सरकार को दोस्तों अगर लगता है कि ये व्यक्ति अपराध कर सकता है, ये रोशनी कुमारी अपराध कर सकता है, ये आर्यन प्रसाद अपराध कर सकता है, मैं जाऊंगा रोशनी को उठाऊंगा और जेल में डाल दूंगा, आर्यन को उठाऊंगा और मैं जेल में डाल दूंगा। ये था दोस्तों हमारा सिचुएशन हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर में। तो आई होप मेरे दोस्तों कि ये सारी चीजें आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। हमें नहीं लगता है मेरा रसगुल्ला कि कहीं भी कोई भी दिक्कत आप लोगों को हो रहा होगा। समझ गए भाई। चलिए अब अगला पॉइंट है सर कि हमारा संसद का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। लोगों को सिर्फ इस बात से गिरफ्तार किया जाता था कि वो अपराध कर सकता है। लोगों की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया है। मतलब मेरा जहां मन था हम वहां घूम सकते हैं, जो मन था हम बोल सकते हैं, जहां सभा करने का मन थी वहां मैं सभा कर सकता हूँ। ये सारी चीजों को दोस्तों हमारी स्वतंत्रता को फाइनली सरकार ने रोक दिया। संविधान, हाँ भाई, संविधान में व्यापक संशोधन किए गए। राष्ट्रपति की स्थिति को कमजोर कर दी गई। देश में एक प्रकार से आतंक का माहौल पैदा हो गई थी। और राष्ट्रपति हमारे देश में आपातकाल लागू होने के तुरंत बाद दोस्तों हमारे देश के अंदर में एक अजीब सा माहौल हो गया। एक तरह का देखा जाए तो आतंकवाद जैसे दोस्तों क्या हो गया भाई, माहौल पैदा हो गया। तो आई होप मेरे दोस्तों कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार सारा स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन पे दबा के कमेंट करें कि सर जो कुछ भी आप बता रहे हैं ये सारे मेरे दोस्तों हमें समझ में आ रहा होगा। आगे बता रहा हूं मेरे दोस्तों, ये सब सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो मैं आप लोगों को बता ही दिया दोस्तों। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिए दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं नहीं चाहता मेरे भाई कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटे, इसलिए मेरे भाई आप लोगों को हर एक प्रकार का क्वेश्चन को देखना चाहिए। तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया भाई।